बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर हम लोगों ने आज जिस टॉपिक को स्टडी करना है दैट इज़ गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर जो है इसका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ सर्किट्स में, और इसका काम क्या होता है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी सर्किट्स के अंदर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। यानी हमारा जो सर्किट है उसमें करंट मौजूद है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गैल्वानोमीटर। क्योंकि अगर हमारे पास कोई सर्किट है या कोई वायर पड़ी हुई है, फ़र्ज़ करो यहाँ पर एक वायर पड़ी हुई है या हमने कोई सर्किट बनाया हुआ है, तो हम इस वायर को देखकर या इस सर्किट को देखकर नहीं बता सकते कि इसमें करंट है या नहीं है। ठीक है, देख के पता नहीं चलता, टच करने से पता चलता है, लेकिन हम करंट्स को टच नहीं कर सकते, वो जो है हार्मफुल होती हैं। तो किसी वायर में या किसी सर्किट में करंट मौजूद है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जिस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं गैल्वानोमीटर। ठीक हो गया। तो अब हमें जो है पता होना चाहिए कि गैल्वानोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है और ये किस तरह का होता है। तो अगर हम गैल्वानोमीटर के प्रिंसिपल की बात करें तो उसके लिए जो है हमें अपने लास्ट लेक्चर को रिपीट करना है, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। यानी जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉइल के ऊपर टार्क लगता है। अब कॉइल के ऊपर टार्क क्यों लगता है, इस टॉपिक को भी, इस चीज़ को भी हमने कल देखा था कि अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें इस तरह से जो है करंट फ्लो कर रहा है, और इस कॉइल को हम जो है यहाँ पर कोई भी दो नॉर्थ और साउथ पोल यानी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, और ये जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, तो ये जो हमारी कॉइल है, चूँकि ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट करेंगे, और इस इंटरेक्शन के नतीजे में जो है कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगी। अब फोर्स को हमने देखा था कि वो कुछ इस तरह से है कि इस साइड पर वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर थी और इस साइड पर जो है वो इनटू द प्लेन थी, और इन दो साइड्स पर फोर्स नहीं थी। तो जब यहाँ पर दो अपोजिट साइड्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शंस में फ़ोर्स लगती हैं तो इस फोर्स के नतीजे में हमारी कॉइल जो है वो इस तरह से रोटेट करने लग जाती है, या इसके अंदर टर्निंग इफ़ेक्ट आ जाता है कपल की वजह से। तो कपल की वजह से टर्निंग इफ़ेक्ट आ जाता है, जिसको हमने जो है वो नोट कर लिया था, और इसी फीचर को जो है हम इस्तेमाल करते हैं गैल्वानोमीटर में। तो देख लेते हैं कि गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी गैल्वानोमीटर हम किस तरह से बनाते हैं। तो जो गैल्वानोमीटर है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ होता है एक यू शेप मैग्नेट। ये देखिए हमारे पास एक मैग्नेट है जिसकी शेप जो है वो यू शेप्ड है, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब ये जो मैग्नेट है इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आप इस मैग्नेट को ऊपर से देखो, यानी इसका जो है वो क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो, इसको टॉप से देखो, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो मैग्नेट है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इस तरह से कनकेव शेप्ड है। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल को, यानी मैग्नेट को आप ऊपर से देखते हैं तो ये अंदर से जो है चिपटा नहीं है बल्कि इस तरह से कनकेव शेप में है। सही है। इस कनकेव शेप मैग्नेट के दरमियान ये जो पोर्शन है, ये जो जगह है, इस जगह पर हम एक कॉइल रखते हैं जो कि एक सिलेंडर के ऊपर लिपटी हुई होती है। ये देखें जैसे कि ये एक सिलेंडर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, ये जो है एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के ऊपर इस तरह से हमने कॉइल को लपेटा हुआ। ठीक है, यहाँ से सपोज़ ये शुरू हो रही है और इस तरह से हम इसको लपेटते जा रहे हैं, और ये जो है यहाँ पर एंड हो रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक कॉइल को लपेटा है, और इसके ये जो है हमारे पास दो एंड्स हैं, ये स्टार्टिंग एंड है और ये एंडिंग वाला एंड है वायर का। तो ये जो स्टार्टिंग एंड है वायर का, इसके साथ हमने एक मिरर अटैच कर दिया। ये देखें, ये एक हमने मिरर अटैच कर दिया, और उसके बाद इस वायर को हमने किसी सपोर्ट के साथ बांध दिया है, और इस वायर का जो सेकंड एंड है इसके साथ हमने एक लूज सा स्प्रिंग बांध दिया है, और इस स्प्रिंग को हम जो है ई का नाम देते हैं। अब ये जो हमारी कॉइल है, सपोज़ इस कॉइल को हम कह देते हैं सी कॉइल है, जो कि हमने आयरन सिलेंडर के ऊपर लपेटी हुई है। तो इस कॉइल के अंदर हम करंट को एंटर करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू वायर्स। ठीक है, यानी ये जो लीड्स हैं इनके साथ हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारी कॉइल के अंदर
करंट फ़्लो करने लग जाएगा। और जैसे ही हमारी इस कॉइल के अंदर करंट फ़्लो करेगा तो हमें याद रखना है ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी। और ये करंट कैरिंग कॉइल इस वक्त इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। तो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं यानी कॉइल का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों जो है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में हमारी जो कॉइल है उसके ऊपर टार्क लगेगा। यानी कपल ऑफ फोर्सेस हो जाएंगे ना, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, दोनों साइड्स पर फोर्सेस लगेंगी अपोजिट साइड में, जो कि इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेंगी। और ये कॉइल जब रोटेट करेगी तो यहाँ पर जो है टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा और ये कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी ये कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी तो ये वाली जो इसके साथ वायर लगी हुई है इसके अंदर ट्विस्ट आएगा। ठीक है, ये जो वायर है ये ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे हमारी वायर में ट्विस्ट ज़्यादा आएगा, हमारा जो है एक अनट्विस्टिंग टार्क जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब इस बात का ये मतलब है कि देखें टार्क क्या है, फोर्स है। हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था, एक्शन की वजह से एक रिएक्शन होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। यानी हमारा ये जो टार्क है जो कि इस करंट कैरिंग कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से जो टार्क है वो इस कॉइल को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही इस कॉइल के अंदर ट्विस्ट आएगा, साथ ही जो है अनट्विस्टिंग टार्क भी जो है वो एक्ट करना शुरू कर देगा, जो कि इस कॉइल को अनट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। हमने जो है कल देखा था कि जो कपल ऑफ फोर्सेस हैं उनका टार्क बराबर होता है आई बी ए कॉस अल्फ़ा के। ठीक है, यहाँ पर आई हमारी क्या होती है, करंट होती है, बी जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, ए जो है वो एरिया ऑफ कॉइल होता है और अल्फ़ा जो है वो एंगल होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा है वो 0 है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा और ये वाला जो फैक्टर है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये वाला जो हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था ना, ये हमने फाइंड आउट किया था फॉर सिंगल टर्न। यानी आपने कल देखा था कि हमारी जो कॉइल थी उसका हमने सिर्फ एक टर्न बनाया था इस तरह से, दैट्स ऑल। लेकिन आज हम ये बात कर रहे हैं कि हमने आयरन सिलेंडर के ऊपर काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ टर्न्स इस तरह से लपेटे हुए हैं। ओके, तो हम कह देते हैं कि इस वक्त जो हमारी कॉइल है उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं n। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा टार्क है जो कि आई बी ए था, ये हो जाएगा NIBA और साथ आएगा cos 0 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक हो गया। तो ये वाला जो टार्क है ना, ये डिफ्लेक्शन पैदा कर रहा है या फिर ट्विस्ट पैदा कर रहा है कॉइल के अंदर। ठीक है, हमारी कॉइल के अंदर हमने बात की कि हमारी जो कॉइल है जब इसके ऊपर टार्क एक्ट करेगा तो इस टार्क की वजह से यहाँ पर ट्विस्ट आएगा। यानी ये जो वायर्स हैं, ये वाली जो हमने वायर लगाई हुई है और ये वाली जो वायर लगाई हुई है, ये दोनों वायर्स जो हैं वो ट्विस्ट होंगी। ठीक है, तो इस टार्क को हम डिफ्लेक्टिंग टार्क भी कह सकते हैं या ट्विस्टिंग टार्क भी कह सकते हैं। और ये क्या करता है, ये वायर को ट्विस्ट करता है बाय सम एंगल थीटा, यानी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आता है और इसकी जो है एक नई पोजीशन बना देता है। तो हम कह देते हैं कि हमारी जो वायर है इसमें जो ट्विस्ट आया है वो थीटा टाइम्स आया है। ठीक हो गया। अब जितना ट्विस्टिंग टार्क ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा ट्विस्ट आएगा उतना ही अनट्विस्टिंग टार्क भी इंक्रीज़ करता जाएगा। यानी जितना हमारा थीटा ज़्यादा होगा, थीटा का मतलब आपने समझना है ट्विस्ट, जितना ज़्यादा ट्विस्ट उतनी ज़्यादा थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारा थीटा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग टार्क होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, कि जितना ज़्यादा एक्शन होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन होगा, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन अमाउंट में इक्वल होते हैं। अगर हम एक्शन को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो रिएक्शन भी उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पर एक्शन है डिफ्लेक्टिंग टार्क, जिसके नतीजे में जो रिएक्शन पैदा हो रहा है वो है रिस्टोरिंग टार्क, जो कि डिफ्लेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और डिफ्लेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और हम उसको कह रहे हैं वो थीटा है। तो रिस्टोरिंग टार्क जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज़्यादा ट्विस्ट आएगा उतना ही रिस्टोरिंग टार्क भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो जो हमारा रिस्टोरिंग टार्क है हम कह सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो आपको पता है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके यहाँ पर इक्वालिटी लाते हैं तो साथ जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। तो जो हमारा रिस्टोरिंग टार्क है वो बराबर आ जाएगा सी थीटा के। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हमने सी कहा है। तो जो सी है या जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है, इसको हम कहते हैं टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, यानी यूनिट ट्विस्ट का जो टार्क है उसको हम यहाँ पर सी बोलेंगे।
अच्छा जी, अब देखिए हमारी ये जो कॉइल है इसके ऊपर एट अ टाइम 2 टार्क्स एक्ट कर रहे हैं। एक टार्क जो इसके अंदर ट्विस्ट पैदा कर रहा है और दूसरा टार्क जो इसके अंदर अनट्विस्ट पैदा कर रहा है, यानी इसको अनट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो 2 टार्क्स हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा एक जो है वो एक्शन है और दूसरा उस एक्शन की वजह से रिएक्शन है। ठीक है, तो दोनों टार्क्स हैं और दोनों जो है कॉइल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन हो कि जिसमें ये दोनों टार्क्स एक्ट भी कर रहे हैं लेकिन हमारी कॉइल जो है वो रोटेट ना करे। ऐसा तब पॉसिबल है अगर दोनों टार्क्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए, क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है। लेकिन अगर ये दोनों टार्क्स जो हैं इन दोनों टार्क्स की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी तो जितनी फोर्स के साथ ट्विस्टिंग टार्क जो है वो ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा उतनी ही फोर्स के साथ जो रिस्टोरिंग टार्क है वो अनट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट टार्क्स की वजह से हमारी जो कॉइल है वो रेस्ट में आ जाएगी, या हम कहेंगे कि हमारी जो कॉइल है वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास वो कंडीशन होगी जिसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क और रिस्टोरिंग टार्क दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और इस सिचुएशन में हमारी ये जो कॉइल है, जो कि हमने गैल्वानोमीटर की कॉइल बनाई हुई है, या ये जो गैल्वानोमीटर बनाया हुआ है जिसकी कॉइल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाया हुआ है, ये कॉइल जो है ये रेस्ट में आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करते हैं और रिस्टोरिंग टार्क की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टार्क की ये वाली वैल्यू है NIBA, ये हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि N क्या है, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल हैं, I जो है वो करंट है, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और A जो है वो एरिया ऑफ कॉइल है। तो ये है हमारा ट्विस्टिंग टार्क या फिर कह लें आप डिफ्लेक्टिंग टार्क। दूसरा यहाँ पर रिस्टोरिंग टार्क की जगह पर उसकी हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे C थीटा। यहाँ पर C हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और थीटा जो है वो हमारा ट्विस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जगहों पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखें BINA इज़ इक्वल टू C थीटा आ जाएगा। यहाँ से करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, N B और A को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। C थीटा दूसरी साइड पर ऑलरेडी मौजूद है तो ये B A और N दूसरी साइड पर आ जाएंगे। अब देखें हमारी जो करंट है वो थीटा के प्रोपोर्शनल आएगी अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हो। अब हमने देखना है कि क्या ये चीज़ें कांस्टेंट हैं भी या नहीं है। तो देखिए C जो है इसके मुतालिक तो हम ऑलरेडी बात कर चुकी हैं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, सो ये कांस्टेंट है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरिएबल तब होता अगर हम जो है बार बार मैग्नेट्स चेंज करते। अगर हमने एक फ़िक्स मैग्नेट लगाया हुआ है तो उस फिक्स मैग्नेट की एक फ़िक्स मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वेरी नहीं कर रही, चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने मैग्नेट लगाया हुआ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सो B भी हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट है A, एरिया ऑफ कॉइल। अब हमें सोचना है कि एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है या नहीं है। एरिया ऑफ कॉइल जो है कांस्टेंट नहीं होता, तब कांस्टेंट नहीं होता अगर हम कॉइल के एरिया को बार बार चेंज कर रहे होते। लेकिन हम देखते हैं कि हम पूरे प्रोसीजर के दरमियान कॉइल को चेंज नहीं करते, हमारी जो कॉइल है वो फ़िक्स रहती है, सो उसका एरिया भी फ़िक्स रहता है। B भी कांस्टेंट हो गया, A भी कांस्टेंट हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल की। तो अगेन हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्न्स भी हम चेंज नहीं कर रहे, नंबर ऑफ़ टर्न्स भी हमारे फ़िक्स हैं। सो C भी कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, A और N भी कांस्टेंट। तो ये जो हमारा पूरा फिगर है ये कांस्टेंट आ गया। तो हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा, तो ये कांस्टेंट और इक्वल इन दोनों चीज़ों को अगर हम वापस लेकर जाएं तो इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो साथ कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना, तो उसी तरह से हम इस कांस्टेंट और इक्वालिटी की जगह पर प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा रिज़ल्ट आया है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इस रिज़ल्ट की मदद से हम गैल्वानोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटेक्ट करंट। अब थीटा क्या है, ट्विस्ट है, तो और ये हमें जो है किसके मुतालिक बताएगा, करंट के मुतालिक।
अगर तो हम अपनी कॉइल का ये जो ट्विस्ट है, ये जो थीटा है, इसको डिटेक्ट करने के काबिल हो जाएं, यानी इसको डिटेक्ट कर पाएँ, तो हम कह सकते हैं कि हम इनडायरेक्टली करंट को डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि करंट है तो डिफ्लेक्शन है। तो अगर डिफ्लेक्शन को हमने किसी तरीके से मेजर कर लिया, किसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया, किसी तरह से डिटेक्ट कर लिया, तो हम कहेंगे कि हमने करंट को डिटेक्ट कर लिया, बिकॉज़ करंट की वजह से ही डिफ्लेक्शन है। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं, जिन मेथड्स की मदद से जो है हम इस डिफ्लेक्शन को, थीटा को या इस ट्विस्ट को जो है डिटेक्ट करते हैं। हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन्हीं मेथड्स की बात करेंगे, जिन मेथड्स की मदद से जो है हम डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जो है आपका इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।